हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? दैट्स गुड। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कल वाला हाईलाइट कर दो, एक बार कर देंगे। कल का ओवरव्यू देना है दोबारा से, है? होमोजीनियस से या उससे पहले से? होमोजीनियस से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे 2-5 मिनट मिलेंगे तो उससे पहले का जो कल बताया था वो दोबारा से बता देंगे। ठीक है ना? होमोजीनियस से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद टाइम मिलेगा तो 2-5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा पहले वाला। ठीक है, क्योंकि मेन होमोजीनियस ही है। मेन जो है वो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो स्टार्ट होमोजीनियस से ही कर लेते हैं। देखो, होमोजीनियस में मैंने कल बताया था कि हमें एक इस तरह से कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट किए, या देसी भाषा में कह लो कि कुछ ऐसी कलाकारी दिखाई कि हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म ऐसी बना लें कि हम कुछ भी करें, चाहे ट्रांसलेशन करें, चाहे स्केलिंग करें, चाहे रोटेशन करें, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो एक कांस्टेंट फॉर्म में रहे और उसको हम प्री मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पुट कर सके। ठीक है, तो पहले वाले जो सिचुएशन थी उसमें क्या था, ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही थी, उसमें हम मैट्रिक्स फॉर्म में प्रॉपर अरेंज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर एडिशन था, और हमें बाकी के लिए रोटेशन और उसके लिए क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन एडिशन में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने फिर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स सिस्टम की तरफ ध्यान दिया। और फिर यहाँ पर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया कि x, y और एक h को एक वर्चुअल कोऑर्डिनेट मान लिया। और ये इस सिस्टम में क्या है, ये जेड एक्सिस नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ये h जो है ये जेड एक्सिस नहीं है। इसको जब ओरिजिनल पॉइंट्स 2 डायमेंशनल में फाइंड आउट करने होते हैं तो x अपॉन एच और y अपॉन एच माना जाता है, तो वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होते हैं होमोजीनियस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब इसमें बताया था कि h अगर 0 हो तो इनफाइनाइट बन जाता है, तो इसलिए h को 0 नहीं रखा जाता। और दूसरा, h जो हम यूज करेंगे यहाँ पर अपने काम के लिए, वहां पर h को यूज करेंगे 1। ठीक है, तो 1 रखने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे करते हैं उसको। और बाकी फिर ये बताया था कि अगर दो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट हैं जिनका की रेशियो सेम आता है तो वो सेम ही कोऑर्डिनेट है, वो अलग नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 2 3 ये होमोजीनियस सिस्टम में, और 3 6 9 ये दो कोऑर्डिनेट है होमोजीनियस के अंदर। अगर इस तरह से सिचुएशन है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि होमोजीनियस में बताया था कि थर्ड कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर दो तो ये हो जाता है 1/3 और ये हो जाता है 2/3। ठीक है, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है 1/3 और 2/3। और इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये भी 3/9 और ये बनेगा 6/9। तो जो रेशियो है वो सेम है, 3/9 1/3 होता है और 6/9 2/3 हुआ। तो मेन क्या हुआ कि ये दोनों होमोजीनियस सिस्टम के अंदर अगर 2 डायमेंशनल में देखें तो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है। ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है होमोजीनियस में, और कोई माथाफोड़ी नहीं है। बाकी हमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चाहिए वो बहुत ही सिंपल है, बस वहां पर h को 1 रखा जाता है तो सारा ही झंझट खत्म है। ठीक है, तो मान लो जैसे एग्जाम में आता है व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम, तो आपको सिर्फ ये चीजें एक्सप्लेन करनी है कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ये होते हैं, और फिर एग्जांपल दे देना ट्रांसलेशन और ये इसका जो कि अभी नीचे देखेंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है, ये मैथ्स का पार्ट है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। बाकी क्या है, ये 11th-12th में नहीं था जहां तक मुझे याद है, बाकी अब आ गया तो मुझे अंदाजा नहीं है, बाकी पहले नहीं था। ठीक है, और अब भी मुश्किल ही है।
ये आपका ट्रांसलेशन आ गया। तो ट्रांसलेशन के अंदर अपन ने मैट्रिक्स को रीडिजाइन किया। किस तरह से किया रीडिजाइन? हमने इस तरह से पुटअप किया। जो टी एक्स और टी वाई था वहां पर ट्रांसलेशन में बताया था कि एक्स और वाई को अगर हमें ट्रांसलेट करना है दूसरी पोजीशन पे, तो हमें एक्स के अंदर कोई स्पेसिफिक टी एक्स जोड़ेंगे और वाई के अंदर कोई स्पेसिफिक टी वाई जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो वहां पर जोड़ना आ रहा था, मल्टीप्लीकेशन नहीं था, इसलिए समस्या थी। तो वहां पर इस चीज को सॉल्व इस तरह से किया कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस तरह से उसको पुटअप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो, होमोजीनियस की एक जनरल फॉर्म दी हुई है, ये ए बी सी डी पी क्यू एस और एम एन। ठीक है, तो ये जनरल जो सिस्टम है बस उसी में ही कलाकारी की है कि आप ट्रांसलेशन में इस तरह से रखें कि जब मल्टीप्लाई हो तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाए टी एक्स और वो। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1, बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दिए, और टी एक्स और टी वाई जो स्केलिंग के फैक्टर्स थे, सॉरी ट्रांसलेशन के फैक्टर्स थे, वो इस तरह से आ गए। और जो हमारी कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, वो इस तरह से आ गए। तो इस तरह से करते ही हमारी जो है जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाती है। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह से हो रहा है वो। तो एक एग्जाम्पल है कि ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी, translate square ABCD with the coordinates of A is 0 0, B is 5 0, C is 5 5, D is 0 5 by 2 units in X direction। X डायरेक्शन में 2 यूनिट खिसका दो और 3 यूनिट्स इन Y डायरेक्शन, Y डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मूव करो। ठीक है, तो हमारा TX और TY क्या बन गया यहां से? ये बन गया टी एक्स बन गया 2, क्योंकि बोला 2 यूनिट खिसकाना है आगे, और टी वाई क्या बना 3, क्योंकि वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट शिफ्ट करना है। ठीक है ना? तो जो चीज जितना डायरेक्शन में खिसकाना है, मूव कराना है, बस वही टी एक्स और टी वाई होता है। तो हमने इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ रख दिया 2 और 3। जैसे यहाँ पर बताया था ना, टी एक्स और टी वाई रखो सेम एज इट इज, 2 और 3 को पुटअप कर दिया, और बाकी 1 यहाँ पर एक्सिस पे सारे 1 है ही, और बाकी 0 है। ठीक है, तो ये हमारी जो टी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है वो बन गई है। अब देखो इसको कैसे, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स देख लो, ए के, बी के, सी के और डी के। ठीक है, इनको हम इस तरह से पुटअप कर देंगे। तो x x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट 5 0, और थर्ड कोऑर्डिनेट 5 5, और फोर्थ कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, तो इनको अरेंज कर दिया पी मैट्रिक्स के अंदर, जो कि इस तरह से होगी, x ऊपर y नीचे, और फिर उसके बाद लास्ट रो 1। ठीक है, तो ये पुटअप कर दिए सारे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे पुटअप कर दिए, चेक कर लो एक बार। और ये हमारी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स हो गई, और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो उससे रिजल्ट ये आ जाता है। एक बार फर्स्ट रो को करके देख लो चेक कि सही आता है कि इस तरह से रिजल्ट जो चीज करना चाह रहे थे वही हो गई। देखो इस तरह से डिजाइन करने से, तो उसके बाद जो पी डैश है, नई वैल्यूज वो ये आ जाती हैं। ठीक है, ये नई वैल्यूज आ गई सॉल्व होने के बाद। ठीक है, शुरू से एक बार बेटा अभी ज्वाइन किया है क्या तेने? बेटा अब तो शुरू से नहीं, फिर बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होगा। मैं दोबारा एक बार खत्म करके दोबारा से बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, है ना? ठीक है, इस एग्जाम्पल को शुरू से बताना है तो वो बता देता हूँ। हाँ देखो, इस एग्जाम्पल को तो बता देते हैं, मैं सोचा शुरू से पूरा पूछ रहा है। देखो एग्जाम्पल में क्या किया है कि हमें ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमने बनानी है नई। तो ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को इस तरह से डिजाइन करना है जिसमें कि हमारे स्केलिंग फैक्टर्स इस तरह से पुटअप करेंगे। ठीक है, टी एक्स और टी वाई, और जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से पुटअप करेंगे। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हमारे ये आ जाएंगे, और जो हमारी मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन वाली वो इस तरह से पुटअप की। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि पुराने कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हैं ए बी सी डी,
ठीक है, ये पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें उसको x डायरेक्शन में 2 मूव कराना है और y डायरेक्शन में 3 पॉइंट्स मूव कराना है। ठीक है, तो हमारी जो tx बना वो बन गया 2, tx इक्वल्स टू 2 और ty जो है वो 3, ty जो है 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये tx और ty आ गए, जहां जितना मूव कराना है उनको हमने ये पुट अप कर दिया 2 3 को, तो ये हमारी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर आगे मूव करेंगे हम। अब कोऑर्डिनेट्स को सेट करना है, तो कोऑर्डिनेट्स को सेट किया। अब यहाँ पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सभी से, वो बताना बहुत इजी है। तो कोऑर्डिनेट्स को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया, सारे एक्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज इस तरह से दी, सारी इस तरह से अरेंज कर दिया, तो पुराने कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स आ गई। तो वो इस तरह से आ गया कि x, x2, x3, x4। ठीक है, ऐसे ही y, y2, y3, y4। ठीक है, तो सारे एक बार पुटअप कर दिए, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स तैयार हो गई और ये हमारी ट्रांसलेशन होमोजीनियस मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट आएगा। एक बार मैं ये कह रहा हूं कि रो वाइज आप एक फर्स्ट रो को सॉल्व करके देख लो, इजी है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपको। 11th 12th में कैसे सॉल्व किया था, तो एक बार रिवाइज कर लो, एक फर्स्ट चेक कर लो कि सेम यही आ रहे हैं क्या पॉइंट्स। फर्स्ट रो को कर लो, 2 मिनट लगेगी, चेक करो। और उसके बाद जो फिर फाइनल रिजल्ट हमारा, जैसे ये x1 x1 और ये आपका y1। ठीक है, तो x1 y1, फिर ये x2 7 और y2 3, तो x2 7 y2 3। बस इस तरह से आपको जस्ट नए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक बार नीचे इसका डायग्राम दिखा देता हूँ क्या बन जाती है ट्रांसलेट होने के बाद। ये ट्रांसलेशन के बाद इस तरह से बन जाती है। देखो, हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स जो थे वो इस तरह से थे। ठीक है, ओरिजिनल इस तरह से थे, उनको ट्रांसलेट किया, ये देखो ये पूरी की पूरी स्क्वायर जो है वो शिफ्ट हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम से जितना आपका 2 और 3 शिफ्ट किया, तो उससे इस तरह से जो नया डायग्राम बना वो इस तरह से पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसलेशन में कमाल। अब आप इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो को चेक कर लो, बस फर्स्ट रो करके देख लो, बाकी तो सेम एज इट इज है। क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि जो यहां पर कॉलम मैट्रिक्स बनाई है, सॉरी ये पुराने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी जो ये मैट्रिक्स डिजाइन की है, इसके अंदर यहां पर सारे 1 क्यों पुट किए, यहां पर 1 क्यों पुट किए हैं? सिंपल है आंसर। गुड मॉर्निंग, अभी आए हो, टाइम पे आया करो बच्चों, फिर निकल जाता है टॉपिक। थर्ड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है नहीं, बहुत सिंपल है आंसर, बस जस्ट लिटिल बिट गैस करो। क्योंकि z इक्वल्स टू 1 पुट करना है, हाँ ये पुट करना है, लेकिन क्वेश्चन तो यही है क्यों पुट करना है। तुमने जो मेरी बात है उसी को रिपीट कर दिया, इसी के पीछे तो क्वेश्चन है, ये पुट क्यों करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम है बारिश की वजह से बेटा, आज तो बारिश हो ही नहीं रही। 2D फिगर है इसलिए, 2D फिगर है, चीज ठीक है लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है ये। हाँ ये आया है सही आंसर, रो और कॉलम को इक्वल करने के लिए, फ्रॉम लाला खान, गुड लाला खान, सही जवाब। ये जो आपकी रो और कॉलम है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको पता होगा, याद करो तो, कि जो ऊपर वाली जो आपकी ये है, ये कॉलम्स आए हैं, ये इसके बराबर होने चाहिए रोज के, तो ये 3 है,
तो इसको भी अपन को 3 करना पड़ेगा। ये 3/3 की है ना, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है फर्स्ट वाली, ठीक है। अगर हम इसको 1 नहीं पुट करते तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। मान लो ये 1 पुट नहीं करते तो ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए इलिजिबल ही नहीं थी। अगर ये हम पुट नहीं करेंगे तो ये हमारी इलिजिबिलिटी ही नहीं करेगी, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन याद करो 11th-12th में, ठीक है ना। तो आपकी जो सेकंड की कॉलम्स हैं वो दूसरी वाली की रो के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना सा। बाकी आप सॉल्व करके देखो इन दोनों को, फर्स्ट रो चेक कर लो बस। फर्स्ट रो अगर ठीक आ रही है तो बाकी उसी तरह से आएगी। एक बार थोड़ा याद आ जाएगा किस तरह से काम किया था। दो मिनट में बताओ चेक करके कि सॉल्व हो पा रही है। वर्बली कर लो, उसी से आ जाएगा आंसर। पेंसिल पेन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो 0 और 1 ही है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा हो पा रहा है, ठीक है चलो। क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे तो नहीं बताना ना। आप लोग कर पाएंगे ना, क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। एक बार करके देख लो, अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट वाला करके बता दूंगा, फिर आगे चलते हैं। बस ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं है। मतलब आप खुद को टेस्ट कर लो कि याद है कि नहीं है। नहीं है तो फिर आप मेरे को बताओ, मैं एक फर्स्ट को बता देता हूँ किस तरह से करनी है, क्योंकि कई लोग बच्चे रहते हैं भूल जाते हैं। सही है, ठीक है चलो। 2-3 बच्चों ने बता दिया, डेट मीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस वाली को इससे आपको मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सही है चलो, ठीक है। और बच्चों ने भी बता दिया। तो इस तरह से आपकी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपका जो ट्रांसलेशन की जो एरर थी, जो अपन को फर्स्ट वाले में आ रही थी, कल वाले जब बताया था कि एडिशन होता है, तो वो एरर अपनी रिमूव हो गई। अब रोटेशन पे चलते हैं। रोटेशन पे देखो क्या करते हैं। रोटेशन पे कोऑर्डिनेट्स इस तरह से अरेंज करेंगे कि कॉस थीटा कल सॉल्व की थी ना, साइन और कॉस करके वैल्यूज, बस इसीलिए उसको इस तरह से अरेंज कर दिया ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद वही वाली इक्वेशन आ जाए जो कल बनाई थी ना, वो मल्टीप्लीकेशन के बाद वो सॉल्व होके आ जाए। और फिर उसको कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये वाली तो बन गई अपना रोटेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये हमारी कोऑर्डिनेट्स बन गई, ठीक है। अब इसका इनवर्स की अगर माइनस थीटा हो तो क्या होगा, माइनस थीटा होगा तो माइनस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। माइनस थीटा वैल्यू पुट करी तो उसका सॉल्व करके कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर साइन थीटा ये नेगेटिव आ गया, माइनस साइन थीटा हो गया, और कॉस की माइनस वैल्यू सेम कॉस थीटा होती है। तो इस तरह से अगर इनवर्स रोटेशन करें, इनवर्स रोटेशन मींस एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो तो पॉजिटिव रोटेशन है, और इनवर्स में क्लॉकवाइज में नेगेटिव रोटेशन है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज के लिए है। क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे, कल एग्जांपल में भी बताया था, अभी दोबारा दिखा देंगे किस तरह से। तो आपकी इस तरह से कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें 45 डिग्री आपने मूव किया है किसी ट्रायंगल को जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अबाउट द ओरिजिन। इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पर एक्सिस दिया हुआ है अबाउट द ओरिजिन, और ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल के। तो वही जो ऊपर किया था सेम, कि आपकी जो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ये है, ठीक है। तो ये बन गई, एंगल डाल के 45 डिग्री एंगल डाल दिया जो गिवन है, ठीक है। तो cos 45 याद हो तो 1/√2 होता है, और इसी तरह से साइन की वैल्यू डाल दी, तो इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो अरेंज कर दिए हमने, कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से अरेंज कर दिए
ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना, 5 2, ये देख लो, c कोऑर्डिनेट 5 2, ये x3 5 3, b कोऑर्डिनेट्स ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा अपन ने अरेंज कर दिया है। तो ये अरेंज होने के बाद फिर हमें नेक्स्ट उसमें चलना है क्या, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से जो पहले उसमें दिखाया था ट्रांसलेशन में। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई है, ये रोटेशन की ट्रांसफॉर्म होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के साथ, और ये आपकी मेन जो पुराने आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, और उससे हमारी रिजल्टेंट ये निकल के आएगा, ठीक है। तो फिर ये नए कोऑर्डिनेट्स हो गए, दिस वन x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके तैयार हो गए। तो इनको आपने वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करते ही आपके नए उसमें पहुंच जाएंगे। ये देखो ये डायग्राम, इसमें रोटेट कर दिया है। और इसमें जो ये बताया था कि शुरू में कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग रोटेट किया है, ठीक है। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ओरिजिन ए ओरिजिन पे है, तो वहां से रोटेशन किया तो ये मूव होके इस तरह से फाइनली बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी फाइनल बन गई। तो इसमें ऐसे एक तीसरा ले लेते हैं। स्केलिंग के अंदर आपकी वैल्यूज पुट होंगी, जो एक्स डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन में होगा, उसको एस एक्स और एस वाई, ठीक है। तो उसको इस तरह से पुटअप करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें मैग्नीफाइड टू ट्वाइस इट्स साइज, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। स्केलिंग करके क्या करना है, मैग्नीफाइड टू ट्वाइस इट्स साइज, यानी कि जो एस एक्स और एस वाई है वो 2 टाइम्स हो गए, 2 2 हो गए, ये लिख दिया। 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 टाइम्स करना है। और दूसरे बी पार्ट में क्या करना है, उसको हाफ करना है। तो हाँ, ये हो गया 1/2, ठीक है। तो अपना ये आपकी वैल्यूज निकल के आएंगी। तो वो चीज पुट कर दी, और यहाँ पर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को फिट कर दिया 2 2, और ये पी कोऑर्डिनेट्स आपकी ये बन गई, ठीक है। तो सेम वही चीज मल्टीप्लाई कर दिया, आगे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज आ गई, ये नई वैल्यूज आ गई। ऐसी हाफ जो थी उसके अंदर इस तरह से 1/2 आपने पुट कर दिया। ये रेड्यूस वाली है जिसमें कंप्रेस करते हैं, ठीक है। ऊपर तो मैग्नीफाई की और इसमें कंप्रेस किया, ठीक है। तो कंप्रेस करते ही आपकी ये इस तरह से डिजाइन होगी, और आपकी कोऑर्डिनेट्स वही सेम ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स, और ये आपकी मैट्रिक्स, इसको सॉल्व किया, नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आपका इस तरह से ये सॉल्व होके इस तरह से बन जाती है, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये मैग्नीफाइड है, ये रेड्यूस्ड है, सी पार्ट ये रेड्यूस्ड है, ठीक है। और इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछो, फिर बाद में नेक्स्ट उसमें लेंगे बाकी। यस, क्वेरी हो तो पूछो। हाँ, पी कोऑर्डिनेट हमेशा सामने रहेगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि कई बार जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे अभी ऊपर देखा था ना, वो जो अपनी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट वाली जो मैट्रिक्स बन रही है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 की बनाई है यहाँ पर जो जनरली है। और जो पी मैट्रिक्स है वो आपकी 3/4 भी हो रही है। कई बार कोई दूसरा कोई पॉलीगन होगा तो 3/5 भी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको पीछे रखेंगे ताकि हम उसको मल्टीप्लाई प्रॉपरली कर पाए, अदरवाइज रिजल्ट खराब आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इसलिए वो हमेशा पीछे रहेगी। तो इसमें मैट्रिक्स में आपने पढ़ा हो तो मेरे को भी याद नहीं है, 11th 12th का बहुत टाइम हो गया, कौन सी कहते हैं उसको,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, जिसको मतलब आगे पीछे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो तो सेम रिजल्ट आ जाता है समाउ, तो वो केस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और बताओ। वैल्यू है 5 2 सेम रहेगा हर क्वेश्चन में? नहीं बेटा, ये तो क्वेश्चन तो इसने बुक वाले ने इस तरह से लिया है, बाकी ऐसा कोई वैल्यू तो अलग अलग ले सकते हैं। वो तो बुक वाले ने इस तरह से लिया है कि एक ही कोऑर्डिनेट को मान लो रिपीट दे रहा है वो, बाकी ऐसा नहीं है। वैल्यू तो कुछ भी चेंज हो जाएगी, बस आपको तो वो चीज याद रखनी है कि होमोजीनियस जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 3/3 की, वो मेन है, वो सही बन जाए। उसके बाद क्योंकि आपको जो याद करना रहेगा ना, या आपको जो एग्जाम पर्पज से, जो मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम पर्पज से आपको क्या याद करना है, आपको एग्जाम पर्पज से इन तीनों मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स जो आपने डिजाइन किए ना, ये जैसे ये आपका स्केलिंग का स्ट्रक्चर है, ये देखो, तो आपको ये याद रखना है कि एस एक्स और एक्स वाई इस तरह से आ रहे हैं आपके, ठीक है, क्रॉस में, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि बाकी तो आपका मिल जाएगा। और आपका दूसरा देखो, दूसरा रोटेशन में इस तरह से आ रहा है, रोटेशन में इस तरह से आ रहा है वैल्यू, ठीक है, तो ये याद रख लेना। देखो कॉस इस लाइन में आ रहा है और साइन इस लाइन में आ रहा है, ठीक है ना, तो क्रॉस में इस तरह से याद हो जाएगा कि कॉस दोनों साइड आ जाएगा आपका तिरछा, और साइन इस तरह से आ जाएगा, ऊपर वाला साइन नेगेटिव है। ग्राफ हर क्वेश्चन में बनाने नहीं है, अंदाजे से बन जाएंगे बेटा पॉइंट, जैसे जो पॉइंट निकल के आएगा ना, तो वो अंदाजे से बता देंगे, जैसे मैग्नीफाई किया तो थोड़ा सा बड़ा सा बना देना डायग्राम, और जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है अंदाजे से बन रहे हैं, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो ग्राफ हर उसमें बताना नहीं है, मतलब आपको अंदाजे से बताना है कि ये ओरिजिनल था डायग्राम और ये हमने उसको कंपोज करके इस तरह से कर दिया, ठीक है। फिर एक तीसरी आपकी ये वाली मैट्रिक्स, ये ये तो आपको ये तीन चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कल दूसरी बताएंगे, दो दो तरह की और है, तो आपको वो और याद रखनी है। तो मेन जो आपको जो स्ट्रक्चर याद रखना है ना, वो यही रखना है कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बस। तो इस स्ट्रक्चर को याद करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही करना है, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वो तो एक बार सॉल्व कर लोगे एक क्वेश्चन को तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस आते हैं इस चीज के, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना, मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन दोनों में आएंगे ये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करें फिर। चलो फिर एंड करते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ठीक है। सभी को गुड डे।